हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बिलो सेंस का पार्ट 2 है ये। और पार्ट 1 में हमने ड्यू डेट, मेच्योरिटी डेट और डेज ऑफ ग्रेस के बारे में बात की थी और उसका इंट्रोडक्शन सीखा था हमने बिलो सेंस का। तो सेकंड पार्ट जो था हमने था उसमें हम सीखने वाले जर्नल एंट्रीज। मैंने बताया था कि ये चैप्टर जो है ऑलमोस्ट जर्नल एंट्रीज का ही है, सिर्फ ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट को छोड़कर। वो भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था और आज हम जर्नल एंट्री सीखने वाले। देखते हैं आज इस पार्ट 2 में हम ये कितने केस देख पाते हैं। तो पहला केस है हमारा रिटेनिंग द बिल अप टू ड्यू डेट। अप टू ड्यू डेट, आइए समझते इसको पहले। तो रिटेनिंग द बिल अप टू ड्यू डेट, इसका क्या मतलब? रिटेन का मतलब है बिल को रखना। मतलब ड्रॉर जो है उस बिल को अप टू ड्यू डेट तक रखता है अपने पास। जब एग्जाम्पल समझते हैं आपको इस चीजें समझ आएगी। पार्ट 1 में मैंने ये 5 केस लिखे थे नीचे, लेकिन एक लिखना मैं भूल गया था तो मैंने अब लिख दिया और मुझे लगता भी कि बता देना चाहिए बच्चों को। तो स्टार्टिंग आइए एग्जाम्पल समझते हैं क्या होता है रिटेनिंग द बिल। वो एग्जाम्पल ले लेते हैं सेम जो हमने लास्ट वीडियो में लिया था पार्ट 1 में। 2 पर्सन है, एक मिस्टर ए, मिस्टर बी। मिस्टर ए ने बी को 50,000 का गुड्स बेचा था। तो यही एंट्री हमें करनी है। अब तो एग्जाम में क्या पूछता है कि ये तो हो गया हमारा ड्रॉवर और ये हमारा ड्रॉई। ठीक। अब एग्जाम में क्या पूछता है कि ड्रॉअर की बुक में एंट्री क्या होगी और ड्रॉई की बुक में एंट्री क्या होगी, मतलब दोनों की बुक में एंट्री क्या होगी, तो वो पूछ लेता है। तो मैं आपको दोनों की बुक में एंट्री आपको बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, एक के बारे में पूछ सकता है, वो उसकी मर्जी है एग्जामिनर की, लेकिन हमें दोनों के बारे में सीखना है और कोई एंट्री रखनी नहीं है। जैसे यहाँ पर एक्टिविटी होती है वैसे आपको एंट्री सीखनी है। तो रिटेनिंग द बिल अप टू ड्यू डेट का मतलब क्या है? जब तक ड्यू डेट नहीं आती तो ड्रॉर क्या करता है? ड्रॉर पहले माल बेचता है। फर्स्ट स्टेप ये, उसने गुड्स बेचा तो फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप में वो बिल रिसीव करता है, मतलब एक बिल बनाता है और उस पर लिख लेगा कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद आप मुझे पैसे दोगे। तो बी के साइन लेके रख लेता है, तो उसको बिल रिसीव हो जाता है। बी को दिया बिल, साइन लेके अपने पास रख लिया। तो जब ड्यू डेट आती है तब उसकी पेमेंट हो जाती है। तो इसमें एक सिंपल ही केस है, माल बेचा, बिल बना और उसके पैसे आ गए। तो इसमें कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है, सिंपल केस है, बिल्कुल ही सिंपल। तो आइए इसकी एंट्री देख लेते हैं। तो फर्स्ट एंट्री इसकी क्या होगी? यहां लिखेंगे ये इन द बुक्स ऑफ ए की एंट्री और ये इन द बुक्स ऑफ बी की एंट्री है। तो ए जब बी को माल बेचेगा तो वो एंट्री क्या लिखेगा? बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है जी। तो बी क्या लिखेगा? बी ने तो परचेज किया है तो वो क्या लिखेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। आप अमाउंट डाल सकते हैं यहाँ पे 50,000। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर एंट्री पे फोकस बना रहा हूं। आपका अमाउंट डालना वो कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एंट्री आपको लिखनी है। उसके बाद ए क्या करेगा? इसको बिल देगा, बिल बनाएगा और बी के इस पर साइन ले लेगा, साइन लेके रख लेगा। तो जब साइन लेके रख लेगा तो उसके लिए पहले मैं एंट्री लिख देता हूं। तो एंट्री हो जाएगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पेज अकाउंट और यहां पे एंट्री क्या हो जाएगी? एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अब थोड़ा सा मन में झिझक आ रही होगी कि ये क्या है। यहाँ पे मैंने बीआर लिखा है, मैंने बीपी लिखा, तो मैं आपको समझाता हूं। मैंने ये बनाया एक बिल है, समझ लो। ठीक है। तो एक साइड मैंने लिखा है बीआर और एक साइड मैंने लिखा है बीपी। क्या है ये चीज समझनी है। देखो जी, बिल ये बना तो इस बिल के बदले ए को मिलेंगे पैसे
और इस बिल के बदले बी को देने होंगे पैसे। तो एक ऐसा बिल जिसके बदले हमें पैसे मिलने वाले होते हैं वो क्या होता है हमारा बी आर, और एक ऐसा बिल जिसके बदले हमें पैसे देने होते हैं तो वो क्या होता है हमारा बीपी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बिल ए के लिए क्या है, बिल रिसीवेबल यानी उसकी इनकम होगी, इससे एसेट्स बनेगी उसकी, और बी को इस बिल के बदले पैसे देने होंगे तो इसके लिए बी आर ने होकर ये क्या हो गया बीपी, इसको इसके बदले पैसे देने होंगे। ठीक है, तो ये बिल जो है ए के लिए क्या है बिल रिसीवेबल और बी के लिए क्या है बिल्स पेबल। ओके, जैसे आप एग्जांपल समझते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, अब आपको उस बिल के बदले पैसे देने होते हैं ना, तो आपके लिए वो क्या हुआ बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल नहीं होगा ना, बिल्स पेबल, क्योंकि आपको उसके बदले पैसे देने। तो यहां तक की एंट्री आपको समझ आई होगी। बी आर एक असेट्स है तो इसको हमने डेबिट साइड लिखा, बिल पेबल है इसके लिए लायबिलिटी है तो इसको हमने क्रेडिट साइड लिखा। थर्ड एंट्री में क्या होगा, जब मैच्योरिटी डेट आएगी तो बी जो ए को पैसे दे देगा, तो थर्ड एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, ए को पैसे रिसीव हो जाएंगे तो कैश अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवर हो जाएगा कैंसिल, बी आर के हाथ से चला जाएगा, बी आर दे देगा पैसे ले लेगा। इसमें क्या होगा, बिल पेबल्स था वो कैंसिल हो गया और बदले में उसके बदले ये इसको पैसे दे देगा बिल्स पेबल के बदले। तो ये एंट्री तो सिंपल ही, तो आपको ये 3 स्टेप याद रखने हैं। एग्जाम में अगर एंट्री स्टार्टिंग से होती है, जैसे एग्जाम में आया कि ए सोल्ड गुड्स टू बी, ए ने बी को माल बेचा, तो आपको एंट्री यहां से लिखनी है। अगर ऐसी बात नहीं है कोई क्वेश्चंस में, अगर एंट्री ऐसे डायरेक्ट बिल रिसीवेबल से स्टार्ट होती है, फिर डायरेक्ट एंट्री होती है कि ए ड्रॉज बिल, ठीक है जी, ए बिल बनाता है, सेल वेल की बात नहीं, तो आपकी एंट्री यहां से स्टार्ट होगी। ठीक है जी, तो जैसा क्वेश्चन आपको वैसे एंट्री लिख देनी है। तो ये रिटेनिंग है, सिंपल केस बहुत ही, इसमें कुछ नहीं था, तो पहला केस हमारा हो ही गया। अब बात आती है डिस्काउंटिंग ऑफ ए बिल। ठीक है जी, आप इसको फटाफट से लिख लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं और फिर आगे समझते हैं। हाँ जी, सेकंड केस डिस्काउंटिंग बिल की बात करते हैं, क्या होता है एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज हमारी मैच्योरिटी डेट आ रही है 20 मई की, 20 मई 2020, और आज डेट क्या है 15 में। तो डोर को इमरजेंसी है, डोर को कुछ पैसे की जरूरत है, उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। वो कहता है यार एक बिल है, लेकिन उसकी मैच्योरिटी डेट क्या है 20 तारीख, लेकिन आज क्या है 15, तो 5 दिन बाकी है, लेकिन उसको इमरजेंसी है, उसको पैसे चाहिए। वो डोर के पास जाता है, कहता है यार मुझे पता है कि मैच्योरिटी डेट अभी नहीं आई है, लेकिन मुझे पैसे अभी चाहिए। तो वो कहता है मेरे पास तो पैसे है नहीं। अगर उसके पास पैसे होंगे तो वो दे भी देगा, अगर उसका जिगरी दोस्त है या फिर रिश्तेदार है या उसकी समस्या को समझता है, अगर पैसे होंगे तो मतलब दे भी देगा। उसके पास पैसे नहीं है तो क्या करेगा, तो वो कहेगा आप मेरे बैंक चले जाओ, इस बिल को दिखाना और वहां से पैसे ले लो। ठीक है जी, अब क्या करता है, या फिर ऐसा होता है अब ये ज्यादा ही चालू है, ये कहता है यार 5 दिन पहले मैं पैसे दे रहा हूं तुम्हें, तो इसका चार्जेस लगेगा, तो 5 दिन का जो अमाउंट, 5 दिन का जो टाइमिंग बचा है उसके हिसाब से जितना अमाउंट बैठेगा उसको हटाकर फिर मैं दूंगा। वो ये भी बोल सकता है, या फिर उसको बैंक भी भेज सकता है। तो ये कहता है ठीक है जी मुझे तो पैसे चाहिए, चल ठीक है। सपोज अगर बैंक में जाता है तो बैंक बिल को देखता है, बैंक कहता है अभी इस पे तो 5 दिन बाकी, अभी तो मैच्योरिटी डेट आई नहीं, हम आपको पैसा दे देंगे लेकिन आपको आपके चार्जेस लगेंगे। तो सपोज अगर बैंक 1000 चार्जेस लेता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा डिस्काउंटिंग चार्ज, तो बैंक रख लेगा, वो बैंक की इनकम हो जाएगी और 49,000 रुपए जो बचेंगे वो ए को मिल जाएंगे। मैच्योरिटी डेट पे क्या होगा, मैच्योरिटी डेट पे बी बैंक को पैसे दे देगा फुल 50,000। ठीक है जी, क्योंकि बी को तो ए को भी पैसे देने थे, चाहे बैंक को दे चाहे ए को देने 50,000 है, तो 50,000 उसने दे दिया तो 1,000 वो बैंक की इनकम हो जाती है। तो ये केस है, तो आइए इसकी एंट्री सीखते हैं। फर्स्ट 2 केस, सबसे पहले गुड सेल होता है वो एंट्री सेम ही रहेगी, फिर बिल रिसीवेबल बनता है वो एंट्री सेम रहेगी, तो मैं वो एंट्री नहीं लिख रहा, मैं थर्ड एंट्री में जो चेंज है वो लिख रहा हूँ, पहली दूसरी एंट्री आपकी सेम रहेगी। तो इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ बी की बात करते हैं। फर्स्ट एंट्री
सेम रहेगी जैसे फर्स्ट वाले केस में थी। सेकंड एंट्री अभी आपकी सेम रहेगी, बिल बनता है जैसे BR टू बी और यहां पर A टू BP, सेम एज सेम एज सेम एज। ठीक है जी। थर्ड एंट्री में चेंज होगा, मैच्योरिटी डेट से पहले जब वो पैसा लेगा तो पैसे तो उसके पास आ जाएंगे, लेकिन उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो यहां लिख लेंगे डिस्काउंटिंग चार्ज या डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR दे देगा। ठीक है, सपोज अगर 50,000 के इन एग्जाम्पल तो 1,000 वो दे देगा, तो 49,000 रुपए उसके पास कैश आएंगे। उस वक्त यहां पर एंट्री नहीं होगी कोई। फोर्थ एंट्री में क्या होगा, जब वो पैसे देगा बी बैंक को, तो यहां तो एंट्री होगी नहीं। एंट्री कहां होगी, यहां होगी। तो एंट्री होगी जो BP वो कैंसिल हो जाएगा और वो बैंक को पैसे दे देगा 50,000। तो ये थी है एंट्री जी डिस्काउंट ऑफ बिल की। समझ आई होगी चीजें। तो हम बात करते हैं अब डिसऑनर की। ओके फ्रेंड्स, लिखे से फटाफट से फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, केस 3 की बात करते हैं, डिसऑनर ऑफ ए बिल। ओके, तो यहाँ इसको मैंने 3 केस में बांटा है। केस 1 सिंपल केस, केस 2 आफ्टर डिस्काउंटेड और केस 3 इन केस ऑफ नोटिंग चार्ज। तो क्या होता है डिसऑनर ऑफ ए बिल, समझते हैं। अब मैच्योरिटी डेट आ जाती है, ड्रॉर जाता है ड्रॉर के पास, कहता है जी मेरे 50,000 रुपए दे दो। अब बी जो है यहां पर निकला फ्रॉड। हाँ जी, बी निकला फ्रॉड। वो कहता है क्या पैसे, तो ड्रॉय कहता है मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं पसंद आई। मतलब वो उससे पैसे मांगा तो उसे अच्छा नहीं लगता। वो कहता है मैं नहीं देता, जा। तो पहला केस बनाया मैंने सिंपल केस, मतलब इस केस में ड्रॉर भोला है बेचारा, कानून के बारे में उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है और वो बोल देता है, बेचारा चुपचाप आ जाता है, सोच के चलता है कि फ्यूचर में क्या पता उसका मन बदले पैसे दे दे। बस इतनी सी बात है सिंपल केस में, मतलब वो आगे ज्यादा बढ़ता नहीं है। तो ऐसे केस में एंट्री क्या होगी, इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ बी। पहली एंट्री सेल वाली और बिल रिसीव, बिल बनता है उसकी, एंट्री सेम ही होगी, सेम सेम। ठीक है जी। अब ये बेचारा भोला है बेचारा, तो वो क्या करता है, जो बिल की एंट्री क्या होती है हमारी, BR अकाउंट डेबिट टू बी। तो बिल वो एंट्री रिवर्स हो जाती है, वो बिल कैंसिल हो जाता है। तो वो क्या करता है, बी को अपना डेटर बना लेता है। तो सोचता है कि क्या बता वो पैसा दे दे और टू BR हो जाता है उसका कैंसिल। अब क्या करे बेचारा, कानून जानता नहीं, तो उस वक्त ये क्या लिखेगा एंट्री, फिर तो मजे आ गए। वही सोचता है क्या पता फ्यूचर में इसके पैसे देने पड़ जाए, है ना। तो BP तो उसका कैंसिल हो जाता है, BP को डेबिट कर देता है वो, पर A को यहां क्यों डाल देता है, पता है क्यों? देखो वर्ड सुने होंगे तुमने, एक होता है डेटर, डेटर कौन होता है, और एक होता है क्रेडिटर। ये कौन होता है, जिस व्यक्ति से पैसे लेने होते हैं वो कौन होता है, डेटर। तो यहां पर डेटर कौन है, बी, क्योंकि बी से पैसे लेने हैं और ए को पैसे लेने हैं, बी को पैसे देने हैं। ठीक है, बी पे लायबिलिटी है तो बी कौन हुआ, डेटर, और ए को पैसे लेने हैं बी से, तो ये इसके लिए क्या हुआ, क्रेडिटर। तो अब क्या होगा, तो ए ने मान लिया कि बी उसका डेटर एसेट्स है, वो पैसे दे देगा क्या पता, और बी मान लेता है कि ए क्या पता कुछ खेल खेले ऐसा कोर्ट में जाए और उसको फ्यूचर में से
पैसे देने पड़ सकते हैं। यहाँ पे ए क्या है, क्रेडिटर, तो ये उसको लाइबिलिटी मान लेता है यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये था हमारा सिंपल केस। अब दूसरा केस क्या है, आफ्टर डिस्काउंटिंग। इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स, इसमें ये हुआ, सपोज अगर ड्रॉर ने वक्त से पहले ही पैसा ले लिया, मैच्योरिटी से पहले, यानी उसको डिस्काउंट करवा लिया, और बाद में ड्रॉर कहता है कि मैं तो पैसे दे नहीं रहा, इसका मतलब क्या हुआ, बैंक तो पैसे दे चुका है, ठीक है जी। तो अब वो सारे पैसे वापस जो ड्रॉर ने लेते हो बैंक को देने होंगे, ओके। तो बैंक कैंसिल हो जाएगा, यानी फिर से वही चीज, इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ बी, फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री आपकी सेम ही रहेगी। थर्ड एंट्री में क्या होगा, थर्ड एंट्री में ये हुआ था कि आपने पैसा तो ले लिया था, लेकिन डिस्काउंटिंग चार्ज पे बैंक ने आपको पैसा दे भी दिया था, तो बीआर कैंसिल होके 50,000 था, ये 49,000 था, और ये 1,000 था। उस वक्त यहां पर कोई भी एंट्री नहीं हुई थी। तो अब क्या होगी एंट्री, तो ये फिर से बी को अपना डेटर मान लेगा और बैंक का पैसा दे देगा। यहां पे क्या होगा, यहां पर तो उसका ये तो यही चाहेगा कि बी पे कैंसिल हो गया मेरा, और हो सकता है मुझे ए को पैसा देना पड़ जाए फ्यूचर में, ये चीज ये था। अब थर्ड केस क्या है, इन केस ऑफ नोटिंग चार्ज। ये नोटिंग चार्ज क्या होता है जी, यही हम समझते हैं। लास्ट टॉपिक है मेरी ख्याल, सॉरी लास्ट पॉइंट बता रहा हूं, उसके बाद ये वीडियो आगे नहीं बढ़ पाएगी, ज्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो। हाँ जी, नोटिंग चार्ज क्या होता है समझते हैं। नोटिंग चार्ज, हाँ जी। तो नोटिंग चार्ज क्या होता है, अब ए लॉ जानता है, ए कानून जानता है, ए को पता है कि ये केस है, मुझे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जाना होगा, उसमें केस हैंडल होगा। तो ए जाता है कोर्ट, ए कहता है देखो जी बी ने मेरे पैसे नहीं दिए, तो वकील को ज्वाइन करता है, केस लड़ता है, तो जो भी खर्चा हुआ, ठीक है जी, केस जीतने के बाद वो पैसा भी बी से ही रिसीव होगा। मतलब बोलने का मतलब क्या हुआ, जो बिल में अमाउंट लिखा है वो तो बी देगा ही देगा, लेकिन जितना खर्चा अलग से नोटिंग चार्ज अलग से जो हुआ ए का, वो भी बी ही देगा। उसको क्या बोलते हैं, नोटिंग चार्ज, ठीक है जी। इसकी एंट्री मैं बताऊंगा अभी आपको। और एक होता है नोटरी पब्लिक। ये क्या होता है, सपोज ए को इस दौरान कोई चश्मदीद गवाह चाहिए, वो कोर्ट में बोल सके हाँ जी बी को माल बेचा था, बी ने मना कर दिया, जो इसके खिलाफ गवाही दे सके वो भी चार्ज लेगा अपना, होते हैं चार्जेस लेने वाले। तो वो होती है हमारी नोटरी पब्लिक, जो बाहर से मतलब ज्वाइन करता है कि आपको मेरे केस लड़वाना है, मैं आपको इतना चार्जेस दूंगा, तो वो खर्चा भी नोटिंग चार्ज बन जाता है और वो बी को देना पड़ता है। तो अब एंट्री पे आते हैं सीधा। फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री सेम रहेगी, सेल किया, परचेज, फिर बिल बना। थर्ड एंट्री में क्या हुआ, बिल कैंसिल हो गया, ठीक है जी, बिल रिवर्स हो गया। तो क्या होता है, तो ए कहता है देखो भाई बी को मैं बना रहा हूं डेटर, क्योंकि अब तो बी को पैसे देने होंगे। क्यों देने होंगे, इतने का तो बीआर हो गया और इतने का मेरा खर्चा हो गया। नोटिंग चार्ज ये नहीं लिखेगा, ये लिखेगा कैश, कि 50,000 रुपए तो उसके बीआर के थे और ऊपर से 5,000 रुपए उसके नोटिंग चार्ज में लगे, तो टोटल 55,000 का डेटर हो गया बी। उस वक्त ये क्या एंट्री लिखेगा, फिर ये बी से कहेगा देख भाई बात ऐसी है, जो बिल्स पेबल था वो तो था 50,000 का, लेकिन तेरी वजह से मेरे इतने पैसे और लग गए, तो मैं क्यों दूंगा अपनी जेब से, तू ही तो देगा। तो 5,000 ये, तो टोटल एज के लिए लाइबिलिटी बन गई, तो ये कितने का हो गया, 55,000 का। बाद में वो उसको पैसे देगा, तो बीआर तो बचा नहीं यहां पर, तो यहां पर क्या होगा, जब बीस को पैसे देगा तो एज अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट 55,000 रुपये देगा फिर लास्ट में, और 55,000 रुपये देगा, मिलेंगे इसको, ये देगा फिर। तो ये क्या होगा, एज अकाउंट डेबिट टू
20 अकाउंट 55,000। तो ये थे 3 केस फ्रेंड, ये भी हमारा खत्म हो गया। तो ये थे हमारे पार्ट 2 का हिस्सा। अब पार्ट 3 में हम आगे पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट, रिटायरमेंट, रिन्यूअल बिल, अकाउंटेशन बिल, जो बचा है लास्ट पार्ट में हम सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। जय हिंद।